सृजन के सरगम की स्वयं सिद्ध सुषमा संपन्न स्वर सरिता तथा श्रद्धा शक्ति के स्नेही सरगम की शाश्वत समग्रता में दया, क्षमा, ममता, स्नेह, करुणा की वह प्राण प्रतिष्ठित साकार प्रतिमा है, जिसकी संवेदनशीलता विकासोन्मुख मानव समाज ने शिष्टता, शालीनता एवं विनम्रता के ओतप्रोत होकर के इस धूल धूसरित धरती को सत्यम शिवम सुंदरम के आध्यात्मिक आभूषण से विभूषित किया। इन्हीं विशेषणों की विशेषताओं से उसे शक्ति, महालक्ष्मी और सरस्वती आदि नामों से उसका अर्चन, बंदन और नमन किया गया है और लोगों ने किया भी है और इसी कारण उसे धन्य भी मानते हैं। लेकिन जैसा कि संस्कृत में कहा गया है, नृ धातु में नीन प्रत्यय जोड़ करके नारी शब्द की उत्पत्ति हुई है, लेकिन मेरी समझ से नारी का अर्थ है क्रियाशील रहना या फिर नेतृत्व करना, अर्थात कर्म शक्ति और नेतृत्व शक्ति के संयुक्त स्वरूप की सजीवता नारी है। नारी के पर्यायवाची शब्दों में महिला, सुंदरी, स्त्री, ललना और माननी अग्रगण्य है। यह अर्थात श्रेष्ठ या पूज्य शब्द से निर्मित शब्द महिला है। उसकी इस संज्ञा की महानता का स्वयं द्योतक है। सुंदरी का आधार शब्द है सुनरी, लेकिन जिसका अर्थ है उषा या शोभावली। ललना और माननी शब्द तो स्पष्ट ही है, अर्थात जिसकी इच्छा प्रबल हो वह ललना है और जिसमें स्वाभिमान हो वह मानिनी है। मिलाकर नारी की अनेकानेक संज्ञाओं की बहुमुखी गुणधर्मिता को देखने से स्वयं सिद्ध हो जाता है कि कर्म शक्ति, नेतृत्व शक्ति, श्रेष्ठता एवं स्वाभिमान तथा इच्छा शक्ति ही प्रकाश की धारिता है। नारी का महिमामय अर्थ और स्वरूप भी है। भारतीय समाज में, प्राचीन भारतीय समाज में आधुनिक काल से नारी को प्रतिस्पर्धा, स्वाधीनता नहीं थी, लेकिन आदरणीय माना जाता रहा है। लेकिन मुसलमानी काल में इसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा के कारण इसका विकास कुछ अवरुद्ध हुआ, जिसके कारण नारी में कुछ त्रुटियां और हानिकारक प्रवृत्तियां आईं। लेकिन नारी को पूर्ण रूपेण पुरुष पर आश्रित मान लिया गया। लेकिन नारी शक्ति ऐसी नहीं थी। इसके अलावा अनेक महिलाएं संसद के वरिष्ठ पदों पर होने के साथ साथ हाई कोर्ट में जज, बैरिस्टर, पायलट, वैज्ञानिक और राजदूत आदि भी हैं। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में ऐसी महिलाएं नगण्य के बराबर हैं। इसका अर्थ ये है कि देश तो स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता का प्रकाश फैला, लेकिन रोशनी सब तक नहीं पहुंची। स्वतंत्रता की ज्योति और प्रकाश बिखरा और प्रकाश नहीं पहुंचा, लेकिन प्रकाश पहुंचाने में यह समाज का ही योगदान रहा कि वो सबको पूरा तरह अधिकार से संपन्न ना कर सके। उसका प्रकाशन सबको शिक्षाकामी, स्वतंत्रता में शिक्षाकामी विशेष महत्व है। शिक्षा का भी विशेष महत्व है। इस महत्व को स्वीकारते हुए उच्च नारी शिक्षा का समर्थन मालवीय जी ने भी किया है। जिस शिक्षा द्वारा पुरुषों में मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास हो जाता है, उसी शिक्षा को पाकर स्त्रियों के मन और हृदय उन्नत नहीं होकर अधोगति की तरफ कैसे अग्रसर होंगे। यह कैसी आश्चर्य की बात है। जो शिक्षा पुरुषों को प्रकाश की ओर ले जाती है, वही स्त्रियों को अंधकार की ओर कैसे घसीट ले जाएगी। ये कहाँ तक पवित्र न्याय है। मालवीय जी ने स्त्री शिक्षा को समाजोत्थान का कारक माना है और नेपोलियन के कथन का समर्थन भी किया है कि मुझे सुयोग्य माताएं दो और मैं तुम्हें एक अच्छा राष्ट्र दूंगा। ये भी कहा। इसके अलावा यदि हम साहित्यिक पटल को देखें तो नारियां वहाँ भी अपनी अहम भूमिका निभाई हैं। यदि हम रामचरितमानस को ही उठाकर देखें तो पाएंगे कि हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया था तो क्या कोई वहाँ पुरुष नहीं था। वहाँ भी भगवान के दूत का सामना करने के लिए स्त्री ही आई थी, जिसका नाम सुरसा था, जिसे सभी जानते हैं। और उस लंका की चहरदीवारी की रखवारी भी कोई पुरुष नहीं करता था, उनकी सहचरी नारियां ही करती थी। अब अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए मैं बुला रही हूँ
श्री हरीश कुमार श्रीवास्तव जी को, जो रविंद्र सिंह स्मारक महाविद्यालय सहिबापुर वजीरगंज गोंडा से आए हुए हैं। आप आए, अपना शोध पत्र हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। क्या हम अपना विकास अपनी सांस्कृतिक मर्यादाओं में रहकर, अपनी परंपराओं में रहकर, जो हमारा भारत है, जो हमारे अतीत का गौरव रहा है, क्या उसको हम समेकित रूप में एक साथ लेकर नहीं कर सकते? नारी को आगे जाना चाहिए, निश्चित रूप से आगे जाना चाहिए, बहुत आगे जाए। ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना भी है, हमारी शुभेच्छा भी है, और जो भी हम इसके लिए सहयोग कर सकेंगे अपने भविष्य जीवन में, करने के लिए भी तत्पर हैं। लेकिन ये अनुरोध भी करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, जो महिलाएं और जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी मर्यादा है, जो हमारी परंपरा है, उसको सुदृढ़ रखते हुए, विवेकानंद जी की यहाँ पे चित्र लगा हुआ है, उनका जो एक स्वप्न था, जिस भारत का निर्माण करने की बात उन्होंने कही है, उस भारत के निर्माण को हम निर्मित करें, ना कि हम उस पाश्चात्य संस्कृति को निर्मित कर डालें जो हमारी संस्कृति नहीं रही है, जो हमारी धरोहर नहीं रही है। शर्म फैजाज महोत्सव करा रहे हैं, आप सबको उसमें आमंत्रित भी करना चाहेंगे। उसमें भी हमारी एक संगोष्ठी है, विचार रखने का मंच है। तो वो जो महोत्सव भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका भी उद्देश्य हमें अपनी परंपरा को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण रखना है, उसे बिगाड़ना नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन करना है अच्छी दिशा में, सकारात्मक दिशा में। लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उनको हम साथ लेकर के अगर ऐसा कुछ कर सकें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और हमारे लिए हितकारी भी होगा और कल्याणकारी भी होगा। जहाँ तक नारी शिक्षा की बात है, हम भी एक महाविद्यालय से संबंध हैं। आदरणीय द्विवेदी जी के हम शिष्य रह चुके हैं, बीएड विभाग में आपने हमें शिक्षा दी थी। वहाँ पे हमारे नरेंद्र सिंह सर थे, उन्होंने भी हमको शिक्षा दी थी और एक परंपराओं में बांधा था। शायद उन्हीं परंपराओं का असर है कि हम भी बीएड डिपार्टमेंट में ही हैं, हम भी शिक्षकों को तैयार करने का दायित्व हमारे ऊपर है। हम कहाँ तक सफल होते हैं तो हमारे जो छात्रों को बताएंगे, लेकिन उनको भी परंपराओं में रखना। जैसे हमको परंपराएं मिली, हमको शिक्षा मिली कि गुरु हैं हमें पैर छूना चाहिए, माताएं हैं हमें पैर छूना चाहिए, बहन है हम उससे राखी बंधवाते हैं, उसको एक वचन देते हैं। तो जो शब्द हैं ये सिर्फ शब्द नहीं है, संबंध का ये सूचक शब्द नहीं हम कह सकते इनको, इसमें एक भाव है, एक प्रेम है, एक सौहार्द है जो सब में छिपा हुआ। चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे भाई बहन का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, ये मात्र एक शब्द नहीं है। हमें इनको ध्यान रख करके, इनको दृष्टि में रख करके उसकी पूरी मर्यादा का, उसके पूरे जो भी उसका यथार्थ है, जो शब्द की महत्व है, जो शब्द की गरिमा है, उसको बनाए रखते हुए और तब हम आगे बढ़ें। ऐसा कुछ अगर हम कर सकें तो शायद बेहतर होगा। और अब मैं नाम ले रही हूँ डॉक्टर मंजू तिवारी जी का। आप आदर्श कृषक इंटर कॉलेज खोखू तारा अम्बेडकर नगर से आई हुई हैं। आप आएँ और नारी विषयक अपने दृष्टिकोण को यहाँ प्रस्तुत करें। आप सभी। मानव समाज के दो पहलू हैं, स्त्री और पुरुष। जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिए की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक गत्यात्मकता हेतु स्त्री और पुरुष की पारस्परिक आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि दोनों स्वस्थ और मजबूत हों। कठिनाइयों का सामना तभी किया जा सकता है जब दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। मूलतः समाज ही प्राथमिक इकाई है, जिसके विकास के बाद ही हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकेंगे। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ सर्वत्र पुरुष शिक्षा पर ही सर्वाधिक बल दिया जाता है। यद्यपि नारी शिक्षा के व्यापक विकास हेतु शासन एवं प्रशासन द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु आज भी नारी शिक्षा के प्रति अधिकांश लोग उदासीन ही दिखाई पड़ते हैं। हमारा समाज ये भूल जाता है कि जिस समाज का विकास हम चाहते हैं, जिस पुरुष की शिक्षा पर हम अधिक बल देते हैं, उसका मूल आधार नारी ही है। जिस प्रकार एक पौधे से स्वस्थ फल प्राप्त करने के लिए हम उसकी जड़ का विशेष ध्यान देते हैं, उसी प्रकार मानव समाज से स्वस्थ एवं बेहतर परिणाम पाने के लिए उसके आधार स्रोत नारी का भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक शिक्षित एवं जागरूक नारी ही प्रत्येक परिस्थिति में पुरुष के साथ रहकर उसका मार्ग प्रदर्शन करती है, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी और कभी बेटी के रूप में।
शिक्षित नारी ही राष्ट्रीय विकास व समाज उत्थान में प्रमुख प्रेरणा स्रोत होती है। प्राचीन कथाएं साक्षी हैं कि कालिदास जैसे महामूर्ख एक विदुषी पत्नी विद्योत्मा के साथ होने के कारण वे बाद में एक महापंडित हो जाते हैं। इतना होने के बावजूद भी समाज के परिवर्तन के साथ पुरुष मनोविज्ञान बलवान पड़ गया और उसके बलवान पड़ते ही स्त्री की स्थिति और प्रतिष्ठा गिर गई। वह पुरुष की शासिका न रहकर उसकी सखा मात्र रह गई। किंतु फिर भी भारतीय समाज में नारी के प्रति प्रतिष्ठा भावना यथार्थ में नहीं तो आदर्श रूप में अवश्य ही मान्य रही है। अब आग्रह कर रही हूँ आदर्श कन्या महाविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रवक्ता श्रीमती माधुरी जी को कि वे आएँ और अपना नारी विषयक जो भी शोध पत्र है उसे प्रस्तुत करें। शिक्षा किसी भी देश के सामाजिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक ऐसा सशक्त साधन है जिसके माध्यम से मानव समाज में चेतना जागृत किया जा सकता है। इसके द्वारा मानवीय कुशलता में वृद्धि कर उसे विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया जा सकता है। किसी भी स्वस्थ एवं विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की बराबर सहभागिता रही है। नैसर्गिक सिद्धांत तथा पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से दोनों की समन्वयात्मक अत्यंत आवश्यक है। वैसे भी देखा जाए तो समाज के सर्वांगीण विकास में महिलाओं का योगदान कभी भी कम नहीं रहा है। उसने सदियों बढ़ चढ़कर सामाजिक विकास में हिस्सा लिया है, फिर भी उसे कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। भारत को आज़ाद हुए 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, किंतु नारी शिक्षा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो सका है। भारतीय सामाजिक स्वरूप व चेतना में जो अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए था वह अब तक नहीं हो पाया है। मूलतः देखा जाए तो मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए नारी शिक्षा अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि एक नारी को शिक्षित करके ही समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। नारी शिक्षा ही संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। जिस परिवार में महिलाएं ज़्यादा शिक्षित होती हैं उस परिवार के बच्चे उतना ही उत्तम संस्कारों से युक्त होते हैं। इसलिए नारी शिक्षा के अधिकाधिक अवसरों को बेहतर बनाकर नारी शिक्षा के अधिकाधिक अवसरों को बेहतर सामाजिक सृजन का प्रमुख हेतु माना जाता है। भारतीय नारी की स्थिति में परिवर्तन के लिए प्राचीन काल से ही प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न आंदोलनकारी स्थितियों में ऐसे दौर आए जब महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गई तथा अपने बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिली। प्रथम दौर बौद्ध धर्म के आविर्भाव का रहा, जिसमें जाति प्रथा का विरोध करते हुए स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया। दूसरा दौर भक्ति काल का रहा तथा तीसरे दौर के रूप में स्वतंत्रता संग्राम काल रहा, जिसमें महिलाएं समाज में आगे आकर समस्याओं का सामना करते हुए अस्तित्व की खोज में संलग्न हुई। यदि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को आज़ादी के जिहाद की शुरुआत माने तो मानस पटल पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम उभर आते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुगल खानदान की जीनत महल तथा अवध नवाब की बेगम हाजरा आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने सम्राट बहादुर शाह जफर, नाना शाह पेशवा और तात्या टोपे को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में न केवल मदद की बल्कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर संग्राम का नेतृत्व भी किया। भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ही महिलाओं को समान रूप से शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवाज़ें उठती रहीं। इस दिशा में की गई पहल के काफ़ी हद तक सकारात्मक परिणाम ही दृष्टिगोचर हुए। वर्तमान काल में महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम, गुण एवं योग्यता के बल पर समाजार्थिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में सफलता अर्जित की है। और अब मैं बुला रही हूँ आदर्श कन्या महाविद्यालय में ही वर्तमान समय में कंप्यूटर शिक्षक श्री जितेंद्र वर्मा जी को कि वे आएँ और नारी विषय का अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें। हर समाज के लिए नारी की अवस्थिति ही समाज की सभ्यता और विकास का एक सच्चा मापदंड होता है। नारी मानव जीवन
को अनेक रूपों में सहायता देती आ रही है। वह कभी माता, कभी बहन, कभी पुत्री तो कभी पत्नी प्रेमिका है। माता के रूप में वह वात्सल्य एवं मातृत्व देती है, तो वहीं पत्नी के रूप में इसका सबसे प्रशंसनीय स्वरूप देखने को मिलता है। पत्नी को पुरुष की आत्मा का अर्धभाग कहा जाता है, परंतु क्या हम पुरुष अपनी ही आत्मा के साथ न्याय कर पा रहे हैं? आज अखबारों के बाजार में पत्नी जिंदा जलाई गई, दहेज की खातिर एक और मौत आदि शीर्षक बहुतायत से मिल जाते हैं। पुरुष जितना सभ्य और शिक्षित होता जा रहा है, उसकी क्रूरता और देह भूख उतनी ही बढ़ती जा रही है। पत्नी इतिहास में सती सावित्री थी और आज भी वह उसका जीता जागता बुद्ध है। 7 नदियाँ एक समुंदर उपन्यास में कहा गया है, इन औरतों की बातें समझ में नहीं आती, जुल्म सहेंगी मगर जालिमों को जालिम नहीं कहेंगी। पति प्रताड़ित होने के बाद भी ये हमेशा अपने मान सम्मान को पति के मान सम्मान से जोड़ कर देखती हैं। पति कुरूप हो तो भी वो उसका सम्मान करती हैं, क्योंकि पति इनके लिए देवता है। दूसरी तरफ वही देवता इन्हें लालच और शक भरी निगाह से देखता है। ऐसा नहीं कि पति या पुरुष निर्दयी और अशिष्ट ही होते हैं। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में महाराजा अज की पत्नी मृत्यु के समय विलाप करते हुए अज के माध्यम से कहा है, तुम गृहिणी, सचिव, सखी और ललित कला सीखने में मेरी प्रिय शिष्या थी। निर्दय भाग्य ने तुम्हें मुझसे छीन कर मेरा क्या ना छीन लिया, अर्थात सर्वस्व छीन लिया है। जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, ये समाज नारियों का ही बनाया है। यहाँ इनका अपमान है तो ही होता है। जहाँ श्री राम ने सीता की अस्मत एवं प्राण रक्षा के लिए लंका पर आक्रमण किया, वहीं उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा भी ली। नारियों की स्थिति हमारे समाज में बिल्कुल पेंडुलम जैसी है, जिसके एक तरफ अपमान तो दूसरी तरफ सम्मान है, और नारी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इन दोनों ही स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। यह प्रक्रिया तभी साम्य हो सकती है जब यह पेंडुलम दोलन करना रोक दे, अर्थात कर रही हूँ बीएड विभाग के प्राध्यापक श्री नितिन कुमार पांडे जी को, जो आदर्श कन्या महाविद्यालय में ही बीएड विभाग में प्राध्यापक है। नितिन कुमार पांडे पूर्ण अंग है। इसके बिना सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना तक संभव नहीं है। यह संतत सूत्र को आगे बढ़ाने वाली वह असीम सत्ता है जो विविध भांति सामाजिक समस्याओं को सहकर भी अपने अस्तित्व की सुरक्षा में संलग्न रहती है। सामान्यतः स्त्री जीवन उस बेल के समान है जो एक स्त्री के सहारे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपने गुणादर्शाकर्षण का प्रस्फुटन, पल्लवन व वितरण कर सकती है, और यदि उसे सहारा ना मिले तो वह जमीन पर ही फैली एक लता की भांति कुछ की दूरी में सिमट कर रह जाती है। हमारा पुरुष समाज सदैव उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसी उसकी आवश्यकता होती है। आज नारी जीवन की बहुपक्षीय विविध आयामी सत्ता के विकासार्थ शिक्षा की महती आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य के विवेक में वृद्धि होती है तथा उसमें स्वयं अपना निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। अगर नारी समाज को ऊपर उठाना है तो उसके लिए विशिष्ट शिक्षा की महती आवश्यकता है, जो उसे समाज के उत्तम से उत्तम पदों पर पहुंचने के योग्य बना सके। समाज के विशेष पदों पर पहुंचकर ही ये नारियां अपने समाज के उत्थान के बारे में सोच सकती हैं और उनका व्यापक विकास हो सकता है। मूलतः देखा जाए तो शिक्षा दो धारी तलवार की भांति होती है, क्योंकि यदि उच्च ज्ञानार्जन करता स्त्री चरित्रवान होती है तो वह महान होती है, और यदि वह चरित्रहीन हुई तो विस्फोटक मिसाइल से कम नहीं। इसलिए नारी समाज को रोजगार परक चरित्र उत्थानक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे हमारे समाज का व्यापक स्तर पर विकास हो सके। आज तक नारी समाज को घर की चार दीवारी में कैद मात्र सेविका, भोग्या और आवश्यकता की वस्त्र ही समझा जाता है। उसे कभी भी पुरुषों के बराबर नहीं माना गया। यद्यपि उसने अपनी सामर्थ्य शक्ति की बदौलत ही स्वयं शासन एवं प्रशासन में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है, फिर भी प्राथमिक स्तर पर गांव में देखा जाए तो आज भी उन्हें अबला ही समझा जाता है। यद्यपि सरकार में विभिन्न नीतियों का निर्धारण कर नारी विषयक आरक्षण की योजना बना रखी है, फिर भी आज गांव में ग्राम प्रधान के पद पर निर्वाचन स्त्री का होता है और ग्राम प्रधान बनकर गली गली में प्रधान पद ही घूमते नजर आते हैं। घरों में रहने वाली स्त्रियां मात्र पुरुषों की सुख वस्तु, बच्चा पैदा करने की मशीन और सामाजिक संबंधों में बंधी आदर्श दासी से बढ़कर और कुछ नहीं है।
यदि उनके जीवन का व्यापक स्तर पर विकास करना है तो इस बात की महती आवश्यकता है कि प्रथमतः शिक्षा के द्वारा उसे उसके अस्तित्व से परिचित कराया जाए, उसे उसकी समस्याओं से अवगत कराया जाए, और जब उसे उसके मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वह स्वयं ही अपनी समस्याओं के समाधानार्थ प्रयासरत हो जाएगी। फलतः हमारे समाज से स्वयमेव उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हमारी इस शैक्षिक संगोष्ठी में आई हुई हैं कामिनी जी, जो ग्राम दानपुर, पोस्ट फरीदपुर कला, जिला अम्बेडकर नगर से आई हुई हैं। और मैं आग्रह कर रही हूँ कि आप आएँ और अपने विषय को यहाँ हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। कामिनी। आगे बढ़ाने के लिए उसमें सबसे पहले पिता और माता की ही आवश्यकता होती है। अगर वो बच्चे को बचपन से ही प्रेरित करेंगे तभी वह दूसरे के घर में जा कर के अपने समानता को प्राप्त कर सकती है। वरना जब तक अगर माँ बाप उसको दबोचे रहेंगे तो वह कभी भी दूसरे के घर में जा करके अपने को आगे नहीं बढ़ा सकती है। और लड़कियों का स्वाभाविक गुण है और माता पिता का ये परंपरागत नियम जो चला आ रहा है कि अपने घर से दूसरे के घर भेज रहे हैं, तो पहले से इतना मजबूत बना करके भेजे कि वह दूसरे के घर में अपने अधिकार को अगर मांगने से ना मिले, छीनने से उसको मिल सके तो छीनने का पूरा अधिकार है। और इसी वाणी के साथ मैं विराम देती हूँ। इस संगोष्ठी में तमाम लोग आए और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और अब इसके समापन के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर मनीराम वर्मा जी से कि वे आएँ और समस्त अतिथियों का उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस शैक्षिक संगोष्ठी के समापन करें। आज के इस कार्यक्रम में नारी विषय पर तमाम बातें हुई। विविध भांति नारी को आगे लाने का, ऊपर उठाने का कार्य किया गया, बातें की गई और यह विचार उभर कर आया कि नारी को आज लाने की ज़रूरत है, लेकिन लाने की नहीं उतनी आवश्यकता है जितना कि स्वयं नारी को आगे आने की ज़रूरत है। नारी को लाने की ज़रूरत रही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत उसके स्वयं से आने की रही है। नारी का शोषण जिस पर बात किया गया, नारी का शोषण हमेशा हुआ है, लेकिन वह नारी के द्वारा ही हुआ है और पुरुष के द्वारा भी हुआ है। दोनों के द्वारा हुआ है नारी का शोषण। नारी को आगे आने का मौका दिया गया है, पुरुष समाज ने नारी को आगे आने का मौका दिया, लेकिन वह पोलियोग्रस्त रही है, विकलांग रही है, तो उसके पैरों का इलाज नहीं करवाया पुरुष ने, बल्कि उसके कंधे के नीचे बैसाखी पकड़ा दी है कि वह चलती रहे, साथ चलती रहे। किंतु जब वह नारी पुरुष समाज से आगे बढ़ने लगती है तो पुरुष उसकी बैसाखी गिरा देता है ताकि वह फिर विकलांग है तो पीछे ही छूट के रह जाए। उसे आगे बढ़ने के लिए उसके पैरों में ताकत लाने का मौका नहीं दिया जाता। उसे हर जगह पर सब्सिडी दी जाती है, हर जगह पर अनुदान दिया जाता है। वह अनुदान देने के लायक हो जाए ऐसा मौका नहीं दिया जाता, वह हमेशा अनुदान लेने लायक ही रहे, यह उसका भाग्य बन गया है। आज हमारा समाज नारी को विविध रूपों में देख रहा है। रेखाओं का घेरा आपकी कहानी रही है, जिसके अंतर्गत आपने सारी बातों को अभिव्यक्त किया। वह सर्वसत्य है कि रेखाओं के घेरे में बंधकर आज नारी पूरी तरह से अपने मर्यादा के उस कल्पित आदर्श को ओढ़कर जीवन के घुट घुट कर पल गुजार रही है। आज का हमारा समाज है कि यदि नारी कहीं जाती है, 10 बजे रात को आती है, तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि वह 10 बजे रात को कहाँ से आ रही है। पुरुष जाता है, वह पूरी रात नहीं आता, उस पर उंगली नहीं उठाई जाती। नारी किसी से बात करती है तो उसकी इज्जत चली जाती है, पुरुष किसी से बात करता है तो उसकी इज्जत नहीं जाती। वास्तव में यदि दोनों एक ही धातु के बने हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने हैं, दोनों में ही एक आत्मा का संचरण है, तो इज्जत जाए तो दोनों की और ना जाए तो दोनों की। भोग करें तो दोनों का करें, दोनों के द्वारा डरे, तभी यह समाज आगे बढ़ सकता है, तभी नारी को समान अधिकार मिल सकता है। आज नारी को ऊपर उठाने की बात की जा रही है, लेकिन नारी को ऊपर उठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उसका कारण है खुशबू उड़ने तक
के अंतर्गत यह प्रकरण आया कि यदि कोई नारी किसी पुरुष के साथ प्रेम व्यवहार करती है तो पुरुष अपने से पहले उसके द्वारा संबंध बनाए गए लोगों की गणना किए बगैर उसका हाथ थाम लेता है, और यदि वही संबंध वह विवाह के नाम पर बनाना चाहती है तो पिछली 7 पीढ़ियों तक देखा जाता है कि उसके नाना जी क्या करते थे तो मामा जी क्या करते थे, तो उसके नानी को कभी खांसी आई थी, वह जुकाम पकड़ा था कि नहीं। आखिर क्यों? यदि आज नारी को जिस रूप में, मित्र के रूप में हम स्वीकार करते हैं, साथ रख सकते हैं, उसके पिछले जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में भी होना चाहिए। यदि हम संबंधों के जाल में घिरकर उसका मानसिक शोषण करेंगे तो उसका दैहिक शोषण स्वयं होता रहेगा। आज दैहिक, दैविक और भौतिक आपदाओं से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको बहुत ऊपर हम उठाएं या ना उठाएं, किंतु उसे अपने पैरों पर चलने लायक बना दें, यही उसके लिए बहुत होगा। वह हमारे साथ बैठ सके, हमारे साथ चल सके, हम सिर्फ उसमें सुख का भोग ना करें बल्कि वह हमें भी सुख को तलाश सके या उसका व्यक्तित्व बने, तभी समाज का विकास हो सकता है। हमारे समाज का विकास तभी संभव है जब नारी को शैक्षिक रूप पृष्ठभूमि में आगे लाया जाए, सामाजिक पृष्ठभूमि में आगे लाया जाए और अन्य पृष्ठभूमियों में भी आगे लाया जाए। आज कहा जाता है कि नारी का विकास हो रहा है, नारी की हत्याएं बंद हो गई है। कहाँ हत्याएं बंद हुई, किस कोण पर हत्याएं बंद हुई हैं? कल की नारी थी कि अपने पति के मरने के बाद अन्य समाज के लोगों द्वारा खतरा होता था कि सती प्रथा के चलते उसको जला दिया जाएगा, और आज उसके पति के द्वारा खतरा बना हुआ है कि पति ही उसको ससुराल में जला देगा। आज जितने घर हैं, बेटियां ही चाय बना रही हैं, बेटियां ही भोजन बना रही हैं, किंतु किसी के यहाँ बेटी के हाथों भोजन बनाने पर ना स्टोव फटता है ना सिलेंडर दगता है, और वही बेटी ससुराल आती है, बहू होती है तो उसी के हाथ से सिलेंडर फट जाता है, स्टोव फट जाता है और गैस लीक कर जाता है। आखिर क्यों? क्या बहू के हाथ में ही वह मैग्नेट है, या वह बारूद है, या वह स्क्रू ढीला करने का यंत्र है जो बेटी के रूप में उसके हाथ में मुहैया नहीं था? आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कल की बेटियां थी, बालिका हत्या के अंतर्गत पैदा होने के बाद मार डाली जाती थी, लेकिन आज की बेटियां हैं, गर्भ में आने के 15 दिन बाद ही उनके लिए भ्रूण जांच कर उनके गर्दन पर छुरी चलाए जाने का खतरा बना हुआ है। कल तो पैदा होने के बाद मारा जाता था और आज पैदा होने के पहले ही मार दिया जाता है। कहाँ समाज बदला है? किधर समाज बदला है? कल सूर्पणखा की नाक कटी थी तो आज भी बहुतों की नाक कट रही है। कल सीता का हरण हुआ था किंतु सीता अग्नि परीक्षा में खरी उतरी, लेकिन आज के जो कांड हो रहे हैं उसमें हमारी सीताएं खरी नहीं उतर रही हैं। आखिर क्यों? क्या आज का रावण वास्तव में आतताई हो गया है? आज का लक्ष्मण हर चौराहे पर खड़ा है, आज का राम उस लक्ष्मण को रोकता नहीं कि तू सूर्पणखा की नाक ना काट। आज वह कहता है, ललकार के कहता है, काट ले, देख लिया जाएगा, हम देख लेंगे, हमारी बहुत ऊंचे तक पकड़ है। जब तक यह भावना समाप्त नहीं होगी तब तक नारी का विकास नहीं हो सकता। आज नारी के कल्याण के लिए जगह जगह आयोजन किया जा रहा है, नारी सशक्तिकरण चल रहा है, नारी साहित्य लिखा जा रहा है, महिला विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शैक्षिक संस्थानों तक, किंतु क्या उन संस्थाओं में नारी का स्वरूप सुरक्षित है? कैसे में सुरक्षित है? उसके ऊपर से सुरक्षा और असुरक्षा की बात ही हटा दी जाए, उसके लिए श्लील और अश्लील के बीच की दूरी ही समाप्त कर दी जाए। जिस तरह से पुरुष है वह किसी से बात कर सकता है, किसी के सामने रह सकता है, कहीं जा सकता है, उसी तरह से स्त्री भी किसी से बात कर सके, कहीं जा सके, किसी के सामने उठ बैठ सके, तभी समाज का विकास हो सकता है। जब तक उसके पैरों में आदर्श की बेड़ियां बंधी होगी, मांग के सिंदूर की रेखाओं में उसकी इज्जत जाने का डर बना रहेगा, लोगों के सामने खड़े होते समय उसकी आबरू का पर्दा हटने का भय बना रहेगा, पर पुरुष से बात करने में पति के हृदय की धड़कनें बढ़ती रहेंगी,
तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता, हमारे समाज में नारी समाज का उत्थान नहीं हो सकता। नारी का विकास तभी संभव है कि नारी को स्वतंत्र सत्ता दिया जाए, वह जल सतह बन के रह जाए जिस पर पुरुष अपनी अमिट छाप ना छोड़ सके, अपनी रेखा ना खींच सके। रेखा खींचे भी तो वह मिट जाए, वह चाहे उसके व्यक्तित्व पर हो, चाहे उसके मानस पटल पर हो। जब तक उसके मानस पटल का विकास नहीं होगा तब तक उसके समूचे व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। नारी के समूचे व्यक्तित्व का विकास किए बगैर आज के समाज का उत्थान नहीं किया जा सकता। यह संगोष्ठी वर्तमान सामाजिक विकास में नारी साहित्य शिक्षा की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित की गई है, इसलिए कि नारी को आगे लाने के लिए उसके परिप्रेक्ष्य में लिखे गए साहित्यों को लोगों के समक्ष रखा जाए। नारी के द्वारा नारी के ऊपर लिखा गया साहित्य तो सामने लाया ही जाए, पुरुष के द्वारा भी नारी जीवन पर लिखे गए साहित्य को भी सामने लाया जाए, तभी संपूर्ण समाज का कल्याण हो सकता है। क्योंकि पुरुष संभलेगा तो सिर्फ एक परिवार संभलेगा, नारी संभलेगी तो 2-3 परिवार संभलेगा, नारी अगली पीढ़ी को भी संभाल लेगी। अभी हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय ने बतलाया कि हमने संकल्प लिया कि हमारी बेटी के नाम के आगे उसकी माँ का नाम रहेगा। यह बहुत बड़ी बात है, यह हमारे समाज के लिए चुनौती है। यदि हमारा आदर्श हमारे सामने इस तरह आता है, निश्चित रूप से वह अनुकरणीय है। आगे आने वाली पिछली पीढ़ी को उसका अनुकरण करना चाहिए। यह सत्य है कि माँ की बेटी है, यह 100% सत्य है, किंतु बाप की ही बेटी है जिसको उसका नाम मिला हुआ है, यह 1% भी सत्य नहीं है। या तो डीएनए टेस्ट के बाद भी सत्य होगा कि नहीं, उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आज के समाज में हम डीएनए टेस्ट करके पिता की जांच कर पिता का नाम दें, यह भारतीय मर्यादा के खिलाफ होगा। इसलिए बेहतर होगा कि जो उसका वास्तव में अपना है, जिसके रगों में उसका वास्तव में उसका रक्त संचरित है, उसका नाम जो सारे लोग जान रहे हैं जरूर दिया जाए। और यदि माँ का नाम दिया जाएगा बेटी व बेटे के नाम के आगे, तो माँ को भी गर्व होगा कि मेरी भी अपनी पहचान है, मैं भी पहचानी जा रही हूँ समाज में। और निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं कि जब नारी समाज के सामने आएगी और निश्चित रूप से कहेगी कि मैं अब वह शक्ति पा चुकी हूँ और मैं समझ चुकी हूँ अपने आप को कि समाज का विकास कैसे करना है। यह समाज बड़ा चालाक रहा है मित्रों। नारी मजबूत हुई, तलवार उठाली तो जय दुर्गे मैया, धनवान हो गई तो लक्ष्मी माँ कल्याण करो, विद्वान हो गई तो सरस्वती माँ, आपके समान इस दुनिया में कोई नहीं है। और कमजोर हो गई तो अपनी हैवानियत दिखाने से पुरुष कभी पीछे नहीं रहता। तो जब वह जानती है कि वह कमजोर होगी तभी पुरुष की हैवानियत उसके ऊपर आएगी, तो वह कमजोर क्यों हो, वह सबल ही हो, अर्थवान बने, विद्वान बने या शक्तिवान बने, वह कोई वान बनकर तो सामने आए। निश्चित रूप से पुरुष हैवान नहीं बनेगा यदि वह कोई वान बन जाती है। सामान्यतः नारी का शोषण नारी के द्वारा भी किया जा रहा है। आज का हमारा समाज इसका गवाह है। जितनी महिलाएं जलाई जा रही हैं उसके पीछे महिलाओं का भी हाथ है। जितने एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, कहीं नहीं आ रहा है कि ससुर ने पकड़कर बहू को पीटा। ससुर और बहू का विवाद कितने घरों में होता होगा, समाज साक्ष्य है, बतलाने की जरूरत नहीं। किंतु सास बहू का झगड़ा कितने घरों में होगा, इसको भी सारे लोग जानते हैं। फिर दोनों का औसत मानक देखा जाए तो सास बहू का झगड़ा ससुर बहू के झगड़े की अपेक्षा ज्यादा है। यदि वह ज्यादा है तो सत्य है कि नारी के द्वारा नारी का दोहन किया जा रहा है। आज के समाज में जितने भी चकला घर चल रहे हैं उसकी मालकिन कोई नारी ही है। कोई पुरुष बैठकर उसकी मलके ही नहीं कर रहा है कि पान खाकर बैठा हो और कहे मेरी बाई है आ जाओ। वहां पर पुकारने वाली कोई नारी ही है। नारी को उस चकला घर के दलदल में लाने वाली, पहुंचाने वाली, नेपाल के बॉर्डर को पार करने वाली, नेपाली लड़कियों को भारत के चकला घरों तक पहुंचाने वाली नारी ही है, पुरुष नहीं है। क्योंकि पुरुष बॉर्डर पर जाएगा तो उसके हाथों में बेड़ियां लग जाएंगी मित्रों और जेल के अंदर चला जाएगा, तिहाड़ से निकल नहीं पाएगा। यह हमारा समाज है और इस समाज से बचने की जरूरत है। और बचाव तभी होगा जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। आज हमें गाने की जरूरत नहीं है कि नारी आगे आओ समाज को
ऊंचा उठाओ, बल्कि नारी को आगे लाने के लिए उसे वह औषधि देने की जरूरत है जो ज्ञान की औषधि हो, समाज की औषधि हो, साहित्य की औषधि हो, शिक्षा की औषधि हो, स्वतंत्रता की औषधि हो, समानता की औषधि हो। जब उसे स्वतंत्रता, समानता, समता की औषधि मिल जाएगी तो उसका सेवन कर वह निश्चित रूप से शक्तिशाली बनेगी। आज हम उसके लिए संजीवनी बूटी तो नहीं दे सकते, किंतु संजीवनी बूटी से कम हमारी साहित्य बूटी नहीं है, और यह सामाजिक साहित्य बूटी का पान कर वह इतनी सशक्त हो सकेगी कि वह अपने ऊपर होने वाले आतंकों से स्वबचाव कर सकेगी। उसका स्वबचाव ही उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होगा। जब उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा तभी हमारे समाज का विकास संभव हो सकेगा। यह गोष्ठी समाज के विकास के लिए है, समाज को ऊपर उठाने के लिए है, समाज के बहुआयामी विकास के लिए है। 21वीं सदी में भी चौथी सदी का जीवन जी रही भारतीय नारी के लिए है, जो इतना ही सिर्फ जानती है घूंघट में रहना है, पति के चरणों की दासी बन के रहना है, सास ससुर के आतंकों के खिलाफ बोलना नहीं है, समाज के द्वारा दोहन कर लिया जाए तो चुपचाप सह जाना है, ससुराल में जाएगी तो डोली में आएगी तो अर्थी में। इस बात को वह भली बात समझ ले कि यह अब चलने वाला नहीं है कि वह डोली में तो जाएगी किंतु अर्थी में ही आएगी, यह सत्य नहीं है। हम भारतीय संस्कृति का उल्लंघन नहीं करते, माफ कीजिएगा, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, किंतु यदि पति शराब पीकर रोज मारता है, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है, दोहन करता है, उसका शोषण करता है, घुट घुट कर जीने के लिए विवश करता है, तो उसकी अर्थी ही नहीं बल्कि फिर उस घर से उसकी डोली निकल सकती है यदि डोला उठाने वाला कंधा मिला है तो। तभी समाज का विकास हो सकता है, और यदि कंधे हों तो समाज का विकास होता रहेगा। पाश्चात्य संस्कृति यह नहीं है मित्रों, यह भारतीय समाज की जरूरत है, और भारतीय समाज के विकास के वास्ते इसकी आवश्यकता है कि हम पुरातनता का परित्याग नहीं करेंगे, पुरातनता की बुनियाद पर इमारत खड़ा करेंगे। हम उसी बुनियाद पर अपनी इमारत खड़ी करेंगे और उस इमारत में ऐसी देव प्रतिमा बैठाएंगे जिसमें ये एक जीवंत आत्मा हो, और ऐसी आत्मा जो हर जगह पूजी जाए, और उसी पूजी जाने वाली आत्मा के वास्ते यह संगोष्ठी आयोजित है। यह तभी संभव है जब हमारे समाज की आधारशिला नारी का बहुआयामी विकास हो सकेगा, उसका चारित्रिक उत्थान हो सकेगा। आप सबों ने यहाँ आकर के अपना समय दिया, आप आए, यह सौभाग्य इस क्षेत्र का, संपूर्ण इस पत्रिका परिवार का सौभाग्य है, इसके संपादक सदस्यों का परिवार का आभार है आपके लिए कि आप यहाँ तक चलकर आए, आपने अपना विचार रखा। आपका विचार यहाँ से शासन व प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा, और आज से इसी आपके विचार के माध्यम से एक वीडियो मैगजीन की शुरुआत की जाती है, और उस वीडियो मैगजीन के शुरुआत के दौर में जो आपने विचार रखा वही प्रथम अंक के रूप में जनमानस के समक्ष आएगा। प्रथमतः उसे VCD के माध्यम से मार्केट में तो उपलब्ध कराया ही जाएगा, किंतु अभी तो वेबसाइट नहीं बन पाई है। साइट बनते ही निकट भविष्य में जल्द ही इसे साइट पर डाउनलोड कर दिया जाएगा, और हर तीसरे महीने इस तरह का आयोजन कर और लोगों का विचार लेकर उसे साइट के माध्यम से दुनिया भर के सामने रखा जाएगा, ताकि दुनिया जाने कि भारत अब बहुत पीछे नहीं रहा, भारत के गांव पीछे नहीं रहे। अमेरिका जैसी संस्कृति तो यहाँ की नहीं रही, लेकिन अमेरिका से कम नहीं रही। वे यान उड़ाते हैं और हम यहाँ पर अपने यहाँ आकर के ऐसा यान उड़ाते हैं जो बौद्धिक यान है, जिसमें ना तेल लगता है, ना ईंधन, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। हम फिर उसी दुनिया में जाते हैं और उसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के पास वह गामा किरण है जिसको फैला दिया जाएगा तो कोई रावण प्रवेश ना कर सकेगा, और वो मशीन लगा करके गामा किरणों को फैलाते हैं। हमारे यहाँ का हर लड़का लक्ष्मण है जो उस गामा किरण को फैला करके संस्कृति के और भारतीय समाज की संरक्षा के वास्ते चारों तरफ से उसकी सुरक्षा कर सकेगा। और इसी माध्यम से आप लोगों की बात को समाज के सामने रखा जाएगा।